नाउ द सॉलिबिलिटी, इसमें क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट इज द सॉल्यूट dissolved in 100 grams of solvent to form saturated solution at that particular temperature is called the solubility. मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है डिजॉल्व हो जाए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, जिससे कि जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स उसके बाद में जो है वो डिसॉल्व ना हो और वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाए, सोल्यूशन नहीं रहेगा उसमें, जो है सॉलिड अपेयर होने लगेगा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, टेम्परेचर मतलब अगर रूम टेम्परेचर लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, तो उसमें ही करना है। अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्विटी इंक्रीज हो जाएगी और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है ये सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, और वो डालते जाएंगे तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। So when solute is added to the solvent, it dissolves and the solution become concentrated is called dissolution. Solute added to solvent. फिर दूसरा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, सॉल्यूट जो है हम अगर डालते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी जिसके बाद वो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो सेपरेट आउट हो जाएगा, मतलब उसमें सॉलिड नीचे जमना शुरू हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको बोलेंगे व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स at a given temperature and get separated out of solution is called crystallization। तो इसको क्या लिख देते हैं हम, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्विलिटी। ना कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्विलिटी को, वो देखते हैं। तो पहला तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट, कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है या पोलर कंपाउंड सॉल्यूशन है, आयनिक कंपाउंड जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं तो आयंस बनाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर है, तो दिस इज द पोलर सॉल्वेंट। तो इसकी सॉल्विलिटी किस वजह से होगी, इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें जो आयंस होते हैं, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके चारों तरफ अटैच हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, या हाइड्रेटेड आयंस बोलते हैं इसको। तो जब ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो ये क्या है, फिर जो है रिकम्बाइन नहीं हो सकते, तो रिकम्बिनेशन इज प्रिवेंटेड। अब इसमें जो हाइड्रेटेड होते हैं तो इसमें एनर्जी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी।
तो ये हाइड्रेशन एनर्जी, द एनर्जी विच इज गिवन आउट व्हेन आयंस गेट हाइड्रेटेड। के बारे में पढ़ेंगे हम लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या है? सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस कंपाउंड रहता है, तो सोडियम आयंस सराउंडेड बाय द क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस इज सराउंडेड बाय द सोडियम आयंस। तो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर। तो जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस। जो सोडियम क्लोराइड है वाटर में डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये कब बनेगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा और हाइड्रेशन होगा और सॉल्युबल होगा। तो डेट मीन्स सॉल्युबिलिटी के लिए क्या एसेंशियल है? हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अब इसमें हमने पहले में लिखा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक्स। इसका मतलब है कि जो जिस तरीके का है उसी चीज़ में वो सॉल्युबल होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि वो पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड मींस तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही जो आयनिक कंपाउंड है उसमें भी जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये सिमिलर हैं, इसमें भी पोलैरिटी है और इसमें भी पोलैरिटी है, इसलिए ये डिसॉल्व होंगे इसमें। अगर इसी की जगह हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, मान लो बेंजीन, उसमें जो है इसमें क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है बेंजीन में इनसॉल्युबल होगा। और सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स अब देखते हैं हम। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स जिसमें कि पोलरिटी ना हो, ये ज़्यादातर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो उसमें क्या है पोल्स नहीं होते। जैसे ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव है, इसमें डायपोल मोमेंट होता है, उसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता। तो नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अभी क्यों सॉल्युबल होते हैं ये? उसमें क्या है सॉल्यूट जो होगा और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है। और या तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी होता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी जो है डायपोल मोमेंट होता है। जैसे अगर इथेनॉल यूज़ कर लेंगे हम, तो ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है और ये स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है, मगर ये एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड की तरह नहीं होता, ये बहुत वीक होता है। सॉलिबिलिटी में अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी में। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसकी सॉलिबिलिटी जो है
जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रहती है। और उस कंपाउंड्स में क्या होता है, ये सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में, तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। दैट इज़ ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस केस में क्या आ जाता है, ये सोडियम नाइट्राइट है, फिर पोटेशियम नाइट्राइट है, और इसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्विटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। और ये क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ला चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है, when the temperature increases, the equilibrium shift towards the direction in which the heat is absorbed. According to La Chatelier's principle, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे कि हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रही हो। तो इसमें इस केस में एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है और सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसलिए जो है कंटिन्यूसली सॉल्विटी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर के साथ। और दूसरे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि सॉल्विटी जो है डिक्रीज विद टेम्परेचर कंटिन्यूसली। तो जो है टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे उसकी सॉल्विटी डिक्रीज हो जाती है। तो वो क्या है, लिथियम कार्बोनेट है, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट ट्राइहाइड्रेट। इस केस में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्विटी डिक्रीज हो जाएगी। में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये क्या है, सॉल्यूशन प्लस हीट। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलती है सॉल्यूशन बनने में, एब्जॉर्ब नहीं होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो दैट इज द हियर द एवोल्यूशन ऑफ हीट। So according to La Chatelier's principle, so the temperature has increased, the equilibrium shift in the direction in which the heat is absorbed. तो here in this case जो है हीट एब्जॉर्ब होकर के फिर ये बन जाएगा। तो ये क्या है, बैकवर्ड ये वाला बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्विटी डिक्रीज हो रही है इसमें। नाउ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि सॉल्विटी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज हो जाती है, मतलब सॉल्विटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली। तो इस केस में क्या होता है, ये कंपाउंड्स आते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो इसका एक फॉर्म होता है अल्फा फॉर्म। तो दिस इज दी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक तरीके का सॉल्यूशन में इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में, विच इज़ द बीटा फॉर्म। तो इसकी वजह से जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड फॉर्म, ये हेक्साहाइड्रेट है। तो जब इसको हम हीट करेंगे
सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है ये कैल्शियम क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। फिर और हीट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग। सिमिलरली अगर हम सोडियम सल्फेट का देखते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म, ये क्या है, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होगी और हमें मिल जाएगा ये सोडियम सल्फेट। फिर उसके अबव हीट करेंगे तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये हमें हाइड्रेटेड फॉर्म फिर से मिल जाता है। ये इसमें क्या हुआ कि वन फॉर्म जो है ये हाइड्रेटेड फॉर्म कन्वर्ट हो गया ये ड्राई फॉर्म में, और फिर जब और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो है फिर से हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस चेंज इनटू द अदर फॉर्म। तो ये कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व है, इसमें ये टेम्परेचर इधर है और ये सॉल्युबिलिटी इन पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो इसमें देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज तो सॉल्युबिलिटी जो है उसमें इंक्रीज हो रही है। और इन कंपैरिजन टू दिस इसमें सोडियम क्लोराइड का देखते हैं, इसमें भी जो है सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड में भी जो है सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसमें देखते हैं डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। तो इसमें क्या है, ये ए क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हुई। फिर जब ज़्यादा हीट किया तो ये जो है यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो ये सोडियम सल्फेट का बी कर्व है। तो दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द सॉल्युबिलिटी। ऐसे कैल्शियम सी क्या है, ये कैल्शियम क्लोराइड का ये यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है हेक्साहाइड्रेट है, फिर यहाँ तक ये बढ़ा, फिर उसके बाद में ये पॉलीफॉर्मिक फॉर्म जो है इसका चेंज हो गया, ये डी, ये क्या है OH2 है इसमें। फिर इसके बाद में जो है ये तीसरा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड फॉर्म हो गया। तो ये वाला टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स T1 and T2 are the transition temperature. So now we will study about the partition coefficient. So it's a Nernst distribution law. तो ये लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूट अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स में है, जैसे अगर मान लो टू इमिसिबल लिक्विड्स वाटर और हम बेंजीन ले लेते हैं, इमिसिबल मीन्स वो मिक्स नहीं होते, तो सॉल्यूट जो है डिस्ट्रीब्यूट्स करेगा इन दोनों में जो है एक रेशो में, है ना, और वो रेशो जो है कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो सपोज अगर कंसंट्रेशन एक सॉल्वेंट में जैसे वाटर में C1 है और दूसरे में C2 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट के बराबर। सो दिस इज कॉल्ड एज पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, a solute which distributes itself between two immiscible solvent in such a way that the ratio of concentration of solute into solvent is constant at constant temperature, and there should be no association or dissociation of solute in any of the solvent। मतलब association और dissociation
नहीं होना चाहिए सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट at a fixed ratio तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो ऐसी गैस भी जो है लिक्विड में सॉल्युबल होती है, जैसे ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व होती है इन सी वाटर में। If the volume of a gas in Cc dissolved in unit volume of the liquid to form saturated solution at a particular temperature and pressure is called as absorption coefficient. It is denoted by the alpha. तो solubility जो है molarity भी हम इसका फाइंड आउट करना है गैस इन अ लिक्विड। So it's a mole of the gas which is dissolved in the क्योंकि ये केमिकली सिमिलर है बिटवीन द गैस एंड द लिक्विड। तो ऑक्सीजन जो है इसमें इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन भी केमिकली सिमिलर है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल सिमिलरिटी। तो ये नेचर ऑफ द गैस है। और सॉल्वेंट जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हम हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया ले लेते हैं। ये भी क्या है, मोर सॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं वाटर से। अमोनिया रिएक्ट करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन करके ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट। तो इसमें देखते हैं कि जैसे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे ये दिखा हुआ है, दिस इज एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स हीट इज इवॉल्व। तो इस केस में क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये क्यों होती है, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ कैटिलियस प्रिंसिपल
क्या होता है उसमें, इंक्रीज इन टेम्परेचर would shift the equilibrium in the backward direction, so where the heat is absorbed. तो ये जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा, तो ये हमें फिर से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दे देगा, तो डेट मीन्स सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस। तो अभी इसमें देखते हैं, ये प्रेशर है इन एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन ग्राम्स है एंड पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू दी नाइट्रोजन। अब इसमें जैसे कि 10 डिग्री पे ये 0.006 एटमॉस्फेयर सॉल्युबल है, ऐसे ये जो है यहाँ पे 70 डिग्री पे ये जो है 0.003 के करीब है, तो इसलिए ये मोर सॉल्युबल है। और नाइट्रोजन क्या है, ये लेस सॉल्युबल है। तो मगर जो है हम देख रहे हैं दोनों में कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज है, यहाँ पे इतना है सॉल्युबिलिटी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। Now we see the effect of pressure on the solubility of the gas in a solvent or in a liquid. So this effect of pressure is called as the, so it's a Henry's law. So in this case, the mass of the gas which is dissolved in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of a gas in equilibrium with liquid. मतलब ये क्या है कि जो गैस डिसॉल्व है एक वॉल्यूम में, जैसे कि ये हमारा लिक्विड है, तो गैस का जो मास डिसॉल्व है जिसके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है उसके साथ वो इक्विलिब्रियम में है फिक्स टेम्परेचर पे, तो ये हम लिख देंगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर ऑफ ए गैस। तो देन m is equal to kp, k is the proportionality constant, m is the mass of the gas which is dissolved in the unit volume of the solvent, and p is the pressure of a gas which is in equilibrium with the solvent। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, क्योंकि गैस डिसॉल्व है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी हुई इसकी, solubility of a gas, so in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of a gas in equilibrium with liquid। So at that temperature, now Henry's last मोल फ्रैक्शन में भी रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस है इन वेपर फेस में PA है, is directly proportional to the mole fraction of the gas in the liquid phase, or you can say in solution। Partial pressure of a gas in vapor phase, ये वेपर फेज का एक इसका प्रेशर है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, जो उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, in this solution at a particular temperature।
टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर अगर डिफरेंट हो जाता है तो डिफरेंट हो जाएगी सॉल्बिलिटी, और पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखते हैं हम, ये पार्शियल प्रेशर है, ऑफ ए गैस है, ये उसके मोल फ्रैक्शन पे जो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उस पे डिपेंड करता है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसको हम पी ए को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/A तो ये 1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट KH। तो ये दिस इज दी हेनरीज कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो नेचर ऑफ द गैस, कौन सा गैस कैसी है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, इसकी नेचर पे डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जैसे वाटर है या इथेनॉल है, इस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अगर हाई है तो इसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर लो है तो इसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब वैल्यूज ऑफ हम pH का देखते हैं वाटर के अंदर। तो ऑक्सीजन जो है एट 293 केल्विन में, तो वैल्यू ऑफ pH जो है एक्सप्रेस्ड इन बार, तो ये है हमारा 34.88, और कार्बन डाइऑक्साइड का है हमारा एट 298 केल्विन 1.67, नाइट्रोजन का एट 293 केल्विन 76.48। तो इसमें हमने देखा कि जो है गैस का नेचर है उस पर डिपेंड करता है KH की वैल्यू। तो KH की हायर KH वैल्यू मीन्स सॉल्बिलिटी इज लेस। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अगर ये करेंगे तो x से इधर आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन लेस हो जाएगा तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसमें देखते हैं ऑक्सीजन की जो है ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ये है। तो लो वैल्यू है KH की, इसका मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन जो है वो लेस सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अब ये सॉल्वेंट में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बेंजीन में देखते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे 0.11, और कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में देखते हैं एट 298 केल्विन पे, तो ये 1.67 है। तो इसमें क्या है, वाटर में जो है इसका 1.67 है, मतलब हायर है एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो दैट मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन बेंजीन देन वाटर। तो सिमिलरली अगर H2 का देखते हैं, हाइड्रोजन का वाटर में एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे वो है 71.18, और H2 का हम बेंजीन में देखते हैं वो 3.67 है। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल इन बेंजीन देन इन वाटर। सो मतलब क्या हुआ, KH डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो नाउ द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, अभी हमने इसमें देखा, लोअर इज द सॉल्विटी ऑफ गैस एट सेम पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर एक फिक्स होना चाहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो इसमें क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैल्यू KH की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, ये जो मोल फ्रैक्शन है में मोल्स ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो सॉल्विटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
तो इसमें ये लिख सकते हैं KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट पे चलते हैं, इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नॉन आइडियल गैस जो है जिस उसमें काम नहीं करता। आइडियल गैस क्या है, जिसमें कि जो है उसका सैचुरेशन कम हो। अगर ज़्यादा सैचुरेटेड गैस है तो वो ये हेनरीज लॉ उसमें काम नहीं करता, तो इसलिए ये लिखा गया गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। फिर उसके बाद में क्या है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए और टेम्परेचर शुड बी हायर। लो टेम्परेचर में सॉल्विटी का पता नहीं चलेगा, इसलिए टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे पता करना चाहिए। तो द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट एंड फॉर्म कंपाउंड्स। अगर गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर देगी तो दूसरा जो है कंपाउंड बन जाएगा। या इसमें ये भी हो सकता है एसोसिएशन ऑफ द गैस ना हो और डिसोसिएशन ऑफ द गैस ना हो। एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द गैस हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, तो गैस शुड नॉट फॉलो द जो है हेनरीज लॉ। अब हम ये प्लॉट देखते हैं, इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ HCl गैस दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको जो है टेक आउट किया गया है, मतलब 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, 0.4 ऐसे, 0.6 ऐसे करके। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन सोल्यूशन, तो मतलब HCl कितना साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व होती है। तो मोल फ्रैक्शन जो है ये मोल्स फ्रैक्शन है 0.01, दिस इज 0.02। तो जब इसका प्लॉट करेंगे दैट इक्विलिब्रियम प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये जो ये है इसके इर्द गिर्द वैल्यू मिलेगी HCl गैस की। इससे ये इंडिकेट करता है ये कि इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, जो हमने पहले पिछले वाली स्लाइड्स में हमने देखा था, ऐसे ही है। अब नाउ दी एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोको कोला, तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस अंडर प्रेशर जो है डिसॉल्व रहती है। तो उसकी वजह से ये जो है हमें गुड टेस्ट आता है। डीप सी डाइविंग, जो पर्सन्स सी के नीचे जाते हैं वो जो एक सिलेंडर ले जाते हैं, उस सिलेंडर में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस को कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में अंडर प्रेशर रखा जाता है। तो जब सी डाइविंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन उसमें से धीरे धीरे रिलीज होती है, जो कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको ब्रीथ करता है। थर्ड क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। पार्शियल प्रेशर जो लंग्स में होता है वो लो होता है ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व हो जाती है हीमोग्लोबिन में और हमें क्या मिल जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है लो पार्शियल प्रेशर इन द टिश्यूज, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाती है और वो फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स में यूज होता है। अब पीपल लिविंग इन एट हाई एल्टीट्यूड, तो जो पर्सन पहाड़ों में रहते हैं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की एयर में मास जो है वो लेस होता है, मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज लेस, और उनके जो है ब्लड में भी लेस ऑक्सीजन पाई जाती है, उनको वीकनेस फील होता है।